वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और क्रिप्टो के थोड़े उलझे हुए रिश्ते पर। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो देखो सरकार है, भारी टैक्स, सख्त नियम। हाँ, क्रिप्टो को लेकर ज्यादा खुश नहीं लगती सरकार। हम्म, और दूसरी तरफ ये एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। पॉलीगन और एंक मिलकर हाँ, भारत का अपना स्टेबल कॉइन लाने की बात चल रही है। एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट ARC। एग्जैक्टली, ARC। और ये बात इसलिए खास है क्योंकि भारत का रवैया क्रिप्टो को लेकर हमेशा से बड़ा सतर्क रहा है। सही बात है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये स्टेबल कॉइन आखिर होता क्या है। क्या ये भी बिटकॉइन जैसा ही कुछ है? तो देखो, ये भी डिजिटल करेंसी, पर बिटकॉइन से काफी अलग है। अच्छा, कैसे? स्टेबल कॉइन का दाम, जैसा नाम है, स्टेबल रहता है। मतलब लगभग फिक्स, मान लो ₹1 या $1 के आसपास। ओके। ये बिटकॉइन की तरह नहीं कि आज इतना कल उतना, बहुत तेजी से ऊपर नीचे नहीं होता। पर ये स्थिर रहता कैसे है? मतलब क्या वजह है? वजह यह है कि इसकी जो कीमत है वो किसी असली चीज से जुड़ी होती है, जैसे अपना रुपया हो गया, या डॉलर, या सोना भी हो सकता है। अच्छा, और जो कंपनी से जारी करती है ना, वो हर एक डिजिटल कॉइन के बदले में उतनी ही कीमत की असली संपत्ति, मतलब कैश या सरकारी बॉन्ड वगैरह, अपने पास रखती है। एक तरह का रिजर्व। हाँ बिल्कुल, रिजर्व। और भरोसे के लिए अक्सर इसका ऑडिट, जांच भी होती है। जैसे USDT है, वो डॉलर वाला स्टेबल कॉइन है, बहुत चलता है। हाँ, सुना है। वो कोशिश करते हैं कि उसका दाम $1 के बराबर रहे, क्योंकि हर USDT के पीछे वो $1 की संपत्ति रखते हैं, ऐसा उनका दावा है। समझ गई। मतलब ये एक टाइप का डिजिटल कैश हो गया, जिसका दाम ज्यादा बदलता नहीं। पर लोग इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं फिर? इसके फायदे हैं। एक तो जैसे विदेशों में पैसा भेजना हो तो ये बैंकों के मुकाबले काफी तेज और सस्ता पड़ता है, अच्छा। बिना बैंक के। हाँ, और दूसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। सारे लेन देन का हिसाब एक खुली डिजिटल किताब में रहता है। पारदर्शिता रहती है मतलब। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी। और भारत में क्या यहाँ लोग इसे यूज कर रहे हैं? अरे बहुत ज्यादा। आपको हैरानी होगी जानकर, कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि भारत में शायद दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन यूजर्स हैं, करीब 31 करोड़ से भी ज्यादा। सच में इतना ज्यादा? हाँ, खासकर जो लोग बाहर से भारत पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस, और छोटे व्यापारी वगैरह, वो डॉलर वाले स्टेबल कॉइन जैसे USDT काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत में इतना पॉपुलर क्यों है ये, जबकि नियम तो काफी सख्त है यहाँ? देखो, तेजी और सस्तापन तो है ही, पर एक और बड़ा कारण है। उसे कहते हैं आर्बिट्राज प्रीमियम। आर्बिट्राज प्रीमियम, वो क्या होता है? आसान भाषा में समझो, भारत में नियमों की वजह से सीधे बैंक से क्रिप्टो लेना बेचना थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ, वो तो है। इससे होता क्या है कि भारत में डॉलर वाले स्टेबल कॉइन जैसे USDT की सप्लाई थोड़ी कम रहती है, पर मांग ज्यादा है। डिमांड सप्लाई का खेल। एग्जैक्टली। तो नतीजा ये होता है कि इसका दाम जो असली रेट है उससे थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मान लो $1 वैसे तो 88 रुपए का है, पर भारत में USDT खरीदने बेचने पर शायद 91 या 92 रुपए मिल जाएं। अच्छा, तो जो विदेश से पैसा भेज रहा है उसको ये थोड़ा फायदे का सौदा लगता है। हाँ समझ गए। लेकिन इसमें कोई दिक्कत भी तो होगी? दिक्कत है, बिल्कुल है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि दुनिया के करीब करीब 98% स्टेबल कॉइन डॉलर पर टिके हैं। हाँ, ये तो है। तो जब हम भारतीय लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से पैसा भारत से बाहर जा रहा है और डॉलर सिस्टम मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं। तो यहीं पर ये पॉलीगॉन और एंक का ARC वाला आइडिया आता है ना? एकदम सही पकड़ा। ARC का प्लान यही है कि इसकी कीमत डॉलर से नहीं, बल्कि भारतीय सरकारी संपत्ति से जुड़ी होगी। जैसे सरकारी सिक्योरिटीज हो गई, या ट्रेजरी बिल्स। ये पूरी तरह से रुपए पर आधारित होगा। अरे वाह! तो इसका मतलब पैसा देश में ही रहेगा और इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ये तो बढ़िया बात है। हाँ, और ये सोच सिर्फ भारत की नहीं है। एशिया के दूसरे देश भी सोच रहे हैं कि डॉलर पर निर्भरता कैसे कम करें। जापान ने तो येन वाला स्टेबल कॉइन टेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, तो भारत भी शायद इसी रेस में शामिल होना चाहता है। लगता तो यही है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये इतना आसान होगा? मतलब मुश्किलें क्या आ सकती हैं इसमें? मुश्किलें तो हैं। देखो, पहली बात तो लोगों को डॉलर वाले स्टेबल कॉइन की आदत पड़ गई है, उन पर भरोसा भी है। उन्हें ARC पर लाना एक चैलेंज होगा। हम्म, आदत बदलना मुश्किल होता है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, भारत में डिजिटल संपत्ति के लिए नियम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार इसे कैसे रेगुलेट करेगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये प्राइवेट कंपनियां ले आई इसे, तो सरकार के लिए क्या चिंता हो सकती है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सोचो, अगर बिना प्रॉपर रेगुलेशन के ये प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स बहुत ज्यादा चलने लगें तो क्या होगा? क्या होगा?
ये बैंकिंग सिस्टम के बाहर एक पैरेलल मतलब समानांतर पेमेंट सिस्टम जैसा बन सकता है। ओह, और इससे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है मतलब पैसों से जुड़ी नीतियां, उस पर सरकार का कंट्रोल कमजोर पड़ सकता है। अच्छा, जैसे चीन में शायद कुछ ऐसा खतरा दिखा था। हाँ, चीन में ऐसा रिस्क दिखा था, तभी वहां के रेगुलेटर्स ने बड़ी सख्ती दिखाई थी। तो मतलब साफ है, अगर एआरसी जैसा कोई भारतीय स्टेबल कॉइन सफल होना है तो सरकार की तरफ से क्लियर और मजबूत नियम बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, बिना सरकारी सपोर्ट और साफ रेगुलेशन के ये कोशिश मतलब अटक सकती है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से एक आम सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आया होगा, क्वेश्चन, स्टेबल कॉइन क्या है और ये बिटकॉइन से अलग कैसे है? आंसर देखिए, स्टेबल कॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका मूल्य लगभग स्थिर रहता है, जैसे ₹1 या $1 के बराबर। ये बिटकॉइन की तरह बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे असली पैसा या कोई सुरक्षित संपत्ति जैसे सरकारी बॉन्ड वगैरह रखी होती है। वो इसके मूल्य को सहारा देती है, स्टेबल रखती है। बिटकॉइन का मूल्य तो बस मांग और सप्लाई पर तय होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बदलता रहता है। बिल्कुल साफ हो गया। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारत का अपना स्टेबल कॉइन जैसे ये एआरसी आ जाता है, तो क्या लोग वाकई डॉलर वाले स्टेबल कॉइन को छोड़कर इसे अपनाएंगे? खासकर तब जब उन्हें डॉलर वाले कॉइन पर वो प्रीमियम वाला फायदा दिख रहा हो। इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।